स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स। आज हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं, शास्त्रीय या देश आधारित व्यापार सिद्धांत। शास्त्रीय को प्रतिष्ठित भी कहा जाता है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो आज हमने कल क्या किया था, पूर्ण लाभ तक करा था। आज हम समझ बनाएंगे तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की। पूर्ण लाभ सिद्धांत के लिए चुनौती थी ये कि कुछ देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में बेहतर हो सकते थे, और जबकि वो ये कह रहा था कि एक देश एक चीज़ का सस्ता और बेहतर उत्पादन करता है, दूसरा देश दूसरे चीज़ का बेहतर उत्पादन करता है। तो एक चुनौती थी उसके सामने कि अगर किसी देश में दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन बेहतर हो सकता है तो क्या होगा। तो इसलिए कई क्षेत्रों में इसका लाभ जो है वो देख रहा था कि भाई इससे क्या लाभ होगा और कैसे कारण कैसे बनेगा तुलनात्मक लाभ सिद्धांत, वो पूर्ण लाभ सिद्धांत का। तो अगर किसी अन्य देश के पास कोई उपयोगी पूर्ण लाभ नहीं हो सकता है, इस चुनौती का जवाब देने के लिए एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने 1817 में तुलनात्मक लाभ सिद्धांत का पेश किया। रिकार्डो ने तर्क दिया कि भले ही कंट्री ए को दोनों उत्पादों के उत्पादन में पूर्ण लाभ हो, फिर भी दो देशों के बीच में विशेषज्ञता और व्यापार हो सकता है। तुलनात्मक लाभ तब होता है जब एक देश दूसरे देश की तुलना में अधिक कुशलता से उत्पाद का उत्पादन नहीं कर सकता है, हालांकि यह उस उत्पाद को अन्य सामानों की तुलना में बेहतर और अधिक कुशलता से उत्पादित कर सकता है। इन दोनों सिद्धांतों के बीच का अंतर बहुत ही मामूली सा है, सूक्ष्म है। तुलनात्मक लाभ सापेक्ष उत्पादकता अंतर पर केंद्रित सिद्धांत है, जबकि पूर्ण लाभ पूर्ण उत्पादकता पर दिखाया गया है। अब मैं इसके बारे में एक छोटी सी बात और आपको बोलती हूँ कि जैसे मान लीजिए काल्पनिक उदाहरण हम तब ले रहे थे कि एक देश ए एक देश बी, और एक देश ए जो है वो अपेक्षाकृत, जो स्मिथ में क्या था कि अपेक्षाकृत एक वस्तु के उत्पादन में बेहतर था और बी देश दूसरी वस्तु के उत्पादन में बेहतर था। यहाँ हम कह रहे हैं, रिकार्डो के अनुसार कह रहे हैं कि एक देश दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन बेहतर तरीके से कर रहा है, लेकिन फिर भी वो व्यापार करेगा दूसरे देश से। अब उसका जो कारण वो बता रहे हैं कि तुलनात्मक रूप से एक वस्तु का उत्पादन वो बेहतर कर रहा है, यानी कि उसको सस्ता उत्पादन कर रहा है। तो अब हम इस सूक्ष्म अंतर को और सरल तरीके से काल्पनिक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मिरांडा एक वॉल स्ट्रीट वकील है जो अपनी कानूनी सेवाओं के लिए $500 प्रति घंटे का शुल्क लेता है। यह पता चला कि मिरांडा अपने कार्यालय में प्रशासनिक सहायकों की तुलना में अधिक तेजी से टाइप कर सकती है, जिन्हें $40 प्रति घंटे का भुगतान किया जाता है। भले ही मिरांडा को स्पष्ट रूप से दोनों कौशल सेटों में पूर्ण लाभ है, लेकिन क्या उन्हें दोनों नौकरियां करनी चाहिए? तो इधर जवाब होगा नहीं। हर घंटे के लिए मिरांडा कानूनी काम करने के बजाय टाइप करने का फैसला करती है। वह आय में $460 देती है। उसकी उत्पादकता और आय उच्चतम होगी यदि वह उच्च भुगतान वाली कानूनी सेवाओं में माहिर है और सबसे योग्य प्रशासनिक सहायक को काम पर रखता है जो तेजी से टाइप कर सकता है, हालांकि मिरांडा की तुलना में थोड़ा धीमा काम करता है। मिरांडा और उनके सहायक दोनों अपने अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके एक टीम के रूप में उनकी समग्र उत्पादकता तो अधिक हो जाती है। अब यह हुआ तुलनात्मक लाभ। हम एक और तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको दूसरे तरीके से और समझाऊंगी। एक व्यक्ति जैसे मान लो एक व्यक्ति या एक देश ऐसा करने में माहिर होंगे जो वे अपेक्षाकृत बेहतर करते हैं। वास्तव में विश्व अर्थव्यवस्था अधिक जटिल है और इसमें 2 से अधिक देश और उत्पाद शामिल होते हैं। व्यापार में बाधाएं मौजूद हो सकती हैं और माल को परिवहन, संग्रहित और वितरित किया जाना चाहिए। हालांकि यह सरल उदाहरण तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के आधार को दर्शाता है, लेकिन मैं अब आपके सामने एक दूसरा एग्जाम्पल रख रही हूँ। जैसे मान लीजिए 2 देश हैं, ए और बी। ए देश
चावल और कपड़ा दोनों बनाता है, और दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से बनाता है। वो दोनों में अपेक्षाकृत नेपाल, जैसे मान लीजिए अब ए देश भारत है और बी देश नेपाल है। अब भारत जो है वो कपड़ा और चावल दोनों ही बेहतर तरीके से बना रहा है, और नेपाल जो है वो दोनों ही वस्तुएं अच्छे तरीके से नहीं बना पा रहा है, वो महंगी बना रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या भारत नेपाल से ट्रेड करेगा। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को, तुलनात्मक लाभ को समझने की कोशिश करें तो हम यूं कहेंगे कि चावल अपेक्षाकृत नेपाल, मतलब कपड़े और चावल दोनों का उत्पादन कर रहा है, लेकिन अपेक्षाकृत चावल का उत्पादन वो कपड़े की अपेक्षा थोड़ा सस्ता कर पा रहा है, ठीक है। और भारत में भी देखें तो वो कपड़ा चावल की अपेक्षा थोड़ा अच्छा बना पा रहा है। तो भारत ऐसा कर सकता है कि वो नेपाल से आयात करवा ले और आयात कर ले और अपना एक्सपोर्ट कर दे कपड़ा। तो ये तुलनात्मक लाभ की स्थिति हुई, अर्थात वो अपनी दोनों वस्तुओं में स्वयं देश ही तुलना करके देख रहा है कि मैं कौन सी चीज अपेक्षाकृत बेहतर बना पा रहा हूँ। तो ये है तुलनात्मक लाभ। तो बहुत ही मामूली सा अंतर है इसमें पूर्ण लाभ और तुलनात्मक लाभ। ये हम केवल संक्षिप्त में समझने की चेष्टा इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे चलकर जब हम डिटेलिंग करें तो हमें कोई भी चीज़ जल्दी समझ में आ जाए। अब हम हेक्सर-रोलिंग थ्योरी की बात कर रहे हैं, और हेक्सर-रोलिंग थ्योरी जो है वो कारक अनुपात सिद्धांत भी कहलाती है या साधन अनुपात सिद्धांत भी कहलाती है, फैक्टर एंडोमेंट्स भी कहलाती है। स्मिथ और रिकार्डो के सिद्धांतों ने देशों को यह निर्धारित करने में मदद नहीं की कि कौन से उत्पाद किस देश को लाभ देंगे। उन्होंने ये तो बताया कि ये दो उत्पादों में एक में अपेक्षाकृत सस्ता, एक में अपेक्षाकृत महंगा, ये सब तो बोला उन्होंने, ये भी बहुत ज़रूरी था। चलिए ये भी एक बेसिक आधारभूत समझ उन्होंने दी, एक इसके लिए उन्होंने पहल की, पायनियर रहे। लेकिन कौन सा उत्पाद किसी देश को लाभ देगा, ये उस पर इन्होंने कोई चर्चा नहीं की थी। दोनों सिद्धांतों ने माना कि मुक्त और खुले बाजार देशों और उत्पादकों को यह निर्धारित करने के लिए प्रेरित करेंगे कि वे किस माल का अधिक कुशलता से उत्पादन कर सकते हैं। 1900 के दशक की शुरुआत में दो स्वीडिश अर्थशास्त्री एली हेक्सर और बर्टिल ओहलिन, आप ध्यान से नाम सुनिए, लिख लीजिए, एली हेक्सर और बर्टिल ओहलिन ने इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि कैसे देश उन उत्पादों का उत्पादन करके तुलनात्मक लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो उन कारकों का उपयोग करते हैं, उन साधनों का उपयोग करते हैं, उन इनपुट्स का उपयोग करते हैं जो देश में बहुतायत में थे। अब ये कारक, ये साधन जो मैं शब्द बार बार यूज कर रही हूँ, उससे आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कैसा इनपुट। आमूमन इसको मोटे तौर पे समझाने के लिए कहा जाता है कि अगर मान लीजिए हम लेबर की बात करें और कैपिटल की बात करें, दो मोटे तौर पे साधनों की बात करें, तो श्रम और पूंजी। तो कुछ देश ऐसे हैं जहां पर श्रम की संख्या ज्यादा है, जैसे भारत है, चाइना है, यहाँ पर श्रम की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इस ऐसे देशों में श्रम प्रधान टेक्निक्स, श्रम गहन टेक्निक्स या श्रम प्रधान टेक्निक्स ज्यादा फायदेमंद होंगी, और जहाँ पूंजी ज्यादा है और श्रम कम है वहाँ पर पूंजी प्रधान मशीनों के द्वारा, जैसा आप देखते ही हैं बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिका है, यहाँ पर श्रम की अगर कमी है तो वहाँ पर वो लोग पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि कोई देश जिसमें ज़्यादा श्रम है वो श्रम प्रधान वस्तु का उत्पादन ज़्यादा करने में रुचि लेगा और उसी का एक्सपोर्ट भी करेगा, वो ये कहना चाह रहे हैं। और जो पूंजी प्रधान है वो पूंजी प्रधान टेक्निक का इस्तेमाल करके और ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करेगा और उनका वो एक्सपोर्ट करेगा, जैसा आप जानते ही हैं अमेरिका वगैरह में होता ही है। तो अब आप देखिए कि जो बात कहना चाह रहे हैं हेक्सर, उन्होंने कहा कि फैक्टर एंडोमेंट्स या जो साधन या कारक
अनुपात जिसे देखते हैं, वो देखने के बाद वो निर्णय लेंगे देश की कौन सा साधन हम एक्सपोर्ट करें और कौन सी वस्तु हम एक्सपोर्ट करें और कौन सी वस्तु हम इंपोर्ट करें। तो उनका सिद्धांत एक देश के उत्पादन कारकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी पर आधारित है, जो उपकरणों में निवेश के लिए धन प्रदान करते हैं। उन्होंने निर्धारित किया कि किसी भी कारक यानी इनपुट या संसाधन की लागत आपूर्ति और मांग का कार्य थी। मांग के सापेक्ष बहुत अधिक आपूर्ति वाले कारक सस्ते होंगे और आपूर्ति के सापेक्ष बड़ी मांग में कारक अधिक महंगे होंगे। तो ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हेक्सर-रोलिंग का सिद्धांत है उसमें उसको कारक अनुपात सिद्धांत भी कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि देश उन वस्तुओं को उत्पादन और निर्यात करेंगे जो आवश्यक संसाधन या कारक जिनके पास ज़्यादा उपलब्ध है और ज़्यादा आपूर्ति है जिसकी उनके पास, जिसकी ज़्यादा सप्लाई है, और इसलिए सस्ता उत्पादन वो कारक के माध्यम से ही कर पाएंगे। इसके विपरीत देश उन वस्तुओं का आयात करते हैं जो आवश्यक संसाधन जिनकी उनके पास में कम आपूर्ति है और वो उसकी उनके देश में मांग है, ज़्यादा मांग है। तो जैसे उदाहरण के लिए मैंने अभी बताया था, चीन और भारत श्रम में सस्ते हैं और देश में, इसलिए ये देश कपड़ा, वस्त्र जैसे श्रम प्रधान उद्योगों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इष्टतम स्थान है, यहाँ पर बनाए जाते हैं, बहुत स्तर पर, ऊंचे स्तर पर उद्योग चल रहे हैं यहाँ पर कपड़ों के और इसके। तो आज हम, मेरे ख्याल से आज हमारा ये जो शास्त्रीय ये सिद्धांत का जो है ये ऑलमोस्ट हमारा पूरा हुआ है। और इसके बाद हम मॉडर्न थ्योरीज को करने से पहले हम एक एक सिद्धांत की जो विस्तृत व्याख्या है वो हम नेक्स्ट उससे करेंगे।